CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। अध्याय 2 मौसम को समझना। मौसम में परिवर्तन ही स्वयं एवं विश्व के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त है। मार्सल प्रूस्ट, फ्रांसीसी उपन्यासकार। पृष्ठ संख्या 27। इस पृष्ठ में चित्र 2.1 दिया गया है, जिसके 4 भाग हैं। पहला भाग मरुस्थल का है, दूसरा भाग हिम आच्छादित पहाड़ियों का है, तीसरा भाग वर्षा वन के बादलों का है और चौथा भाग रंग बिरंगे फूलों का है। महत्वपूर्ण प्रश्न 1। हम अपने आसपास के मौसम का आकलन एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? 2। भारी वर्षा, तूफान, सूखा और ताप लहर, हीट वेव जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में मौसम की भविष्यवाणियां किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं? इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 28। मौसम और इसके तत्व। आप सर्दी की एक सुबह उठते हैं और ठंड से कांपने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए आप भारी कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में आप ऐसे कपड़ों का चयन करते हैं जो आपको ठंडा रखने में सहायक होते हैं और आरामदायक लगते हैं। आपका शरीर मौसम का अनुभव करता है और आप अपने शरीर के संकेतों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। मौसम क्या है? इस पृष्ठ के मध्य भाग में चित्र 2.2 दिया गया है, जिसमें मौसम के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है, जैसे क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन परत, ओजोन लेयर और क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। मौसम क्या है? किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। किंतु वायुमंडल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये एक गैसीय परत है जो कुछ ग्रहों को घेरे रहती है। पृथ्वी के संदर्भ में इन गैसों को हम वायु कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना अनेक परतों वाले केक से की जा सकती है। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली परत को क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और यही वो क्षेत्र है जहां सभी स्थलीय वनस्पतियां एवं प्राणी मानव सहित निवास करते हैं और श्वास लेते हैं। इसी परत में लगभग सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। ध्रुवों, जहां ठंडी वायु सिकुड़ती है, वहां पर ये परत पतली होती है, और उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र में, जहां गर्म वायु फैलती है, ये परत मोटी होती है। अन्य परतों के बारे में आप अपनी विज्ञान की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। मौसम का वर्णन करने के लिए हम अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे गर्म, ठंडा, वर्षा, मेघाच्छादित, आर्द्र, बर्फीला, तूफानी इत्यादि। इनके माध्यम से हम मौसम के विभिन्न तत्वों को परिभाषित एवं अनुभव कर सकते हैं। आइए पता लगाएं, आप अपनी स्थानीय भाषा में मौसम का वर्णन करने के लिए किन-किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली, क्रिस्प, प्लेजेंट आदि सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। पृष्ठ संख्या 29। मौसम के तत्व। इस पृष्ठ में दाईं ओर परिभाषाएं दी गई हैं। सहिमवृष्टि, जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा।
ओला आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे ठोस टुकड़े। जल वाष्प यानी जल का तरल रूप, उससे गैसीय रूप में परिवर्तन। जल वाष्प यानी जल के तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन। मौसम के तत्व: तापमान, टेम्परेचर, वायुमंडल कितना गर्म अथवा ठंडा है। वर्षण, प्रेसिपिटेशन, जल के वे सभी रूप जैसे वर्षा, हिम, सहिम वृष्टि या ओले जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं। वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु का वो दबाव जिससे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं, जिसे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं। पवन, विंड, वायु का संचलन जिसमें इसकी गति और दिशा सम्मिलित है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। आइए विचार करें। कल्पना कीजिए कि चेन्नई का कृष्णन कश्मीर में रहने वाले आमिर से वार्तालाप कर रहा है। कृष्णन कह रहा है कि पिछली रात की वर्षा के बाद चेन्नई में ठिठुरन हो गई है। आमिर पूछता है कि वहां कितनी ठंड है। कृष्णन आमिर को कैसे बताएगा कि चेन्नई में कितनी ठंड है? आखिरकार कृष्णन के लिए जो मौसम ठंडा है वो आमिर के लिए बहुत सुहावना हो सकता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, कृष्णन के लिए अपनी ठंडक की अनुभूति आमिर को समझाना तब तक कठिन है जब तक तापमान को मापने का कोई सर्वमान्य साधन ना हो। ये बात मौसम के अन्य तत्वों पर भी लागू होती है। इस अध्याय में हम सामान्य मानकों का उपयोग करते हुए मौसम को मापने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए पता लगाएं, आपके अनुसार मौसम के अधिक सटीक आकलन के क्या लाभ हो सकते हैं? संकेत: कुछ घंटे अथवा कुछ दिन पहले मौसम के विषय में पूर्व जानकारी आपको कुछ गतिविधियों की योजना बनाने में किस प्रकार सहायता करेगी? प्राचीन काल से ही मनुष्य ने प्रकृति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु इसके संकेतों को पढ़ना सीखा है। पक्षियों को कम ऊंचाई पर उड़ते हुए महसूस करना, अंडे ले जाती हुई चींटियां, काष्ठफल या मेवे एकत्रित करती हुई गिलहरियां, मेंढकों की तेज टरटराहट अथवा यहाँ तक कि चीड़ के शंकुओं का खुलना और बंद होना आदि भी आने वाली वर्षा या तूफान के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया है। आज भी भारत के अनेक भागों में लोग मौसम का पूर्वानुमान, विशेषकर मॉनसून के आगमन के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके लगाते हैं। आइए पूर्वानुमान की परिभाषा भी जान लेते हैं। पूर्वानुमान यानी पहले से अनुमान या पता लगाना, जैसे मौसम के विषय में। पृष्ठ संख्या 30, प्रकृति के संकेतों का अवलोकन। इस पृष्ठ में बाईं ओर मौसम विज्ञान की परिभाषा दी गई है। मौसम विज्ञान यानी मौसम और इसके विकास का व्यवस्थित अध्ययन। यही अध्ययन मौसम के पूर्वानुमान का आधार है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में 3 चित्र दिए गए हैं। चित्र 2.3.1 में चींटियों द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाना, जो कि उनका एक स्वाभाविक व्यवहार भी है और जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन, विशेषकर भारी वर्षा का संकेत भी है, उसको दर्शाता है। उसका चित्र है। चित्र 2.3.2 में पश्चिमी घाट के जंगल में वर्षा की संभावना में टरटराता हुआ एक मेंढक दर्शाया गया है। चित्र 2.3.3 में
पश्चिमी घाट के जंगल में वर्षा की संभावना में टरटराता हुआ एक मेंढक का चित्र दिया गया है। चित्र 2.3.3 में चीड़ के शंकुओं का खुलना और बंद होना, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जो वातावरणीय आर्द्रता से प्रभावित होती है, वो दी गई है। चीड़ के शंकु अपने बीजों की सुरक्षा हेतु आर्द्र परिस्थितियों में बंद हो जाते हैं और शुष्क परिस्थितियों में बीजों को बाहर फैलाने के लिए खुल जाते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि बीज अनुकूल मौसम में फलते फूलते हैं। आइए पता लगाएं। अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि वे मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं, वे किन संकेतकों का अवलोकन करते हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रचलित कुछ कहावतें जो मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित हों, उन्हें लिखिए। पिछली कुछ शताब्दियों में वैज्ञानिकों ने मौसम के तत्वों को बहुत ही सटीकता के साथ मापने और निरीक्षण करने के तरीकों पर कार्य किया है। विभिन्न जानकारियों के आधार पर मौसम विज्ञानी ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि मौसम किसी प्रदेश विशेष में कुछ घंटों, कुछ दिन अथवा यहाँ तक कि कुछ सप्ताह बाद कैसा होगा। वे ये कैसे करते हैं? क्या वे केवल आकाश को देखकर अनुमान लगाते हैं? नहीं, उनके पास कुछ आधुनिक उपकरण होते हैं। अब हम उनमें से कुछ का अध्ययन करेंगे। पृष्ठ संख्या 31। मौसम मापन के उपकरण। क, तापमान। पुनरावलोकन करें। कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में आपने तापमान को मापने वाले विभिन्न तापमापी यंत्रों के बारे में पढ़ा है, जैसे ज्वर मापी, क्लिनिकल थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आपने तापमान मापने के पैमानों के बारे में भी सीखा है। उनमें से एक सेल्सियस पैमाना है और दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस, जो 15 डिग्री सी के रूप में लिखा जाता है, का ठंडा तापमान है, तो वह 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो 59 डिग्री एफ के रूप में लिखा जाता है, उसके बराबर होता है। इस पृष्ठ के निचले भाग में 4 विभिन्न चित्र दिए हैं। चित्र 2.4.1 में 3 बच्चे आइस स्केटिंग करने के लिए खड़े हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि बर्फ पिघल रही है। ऊपर सूर्य चमक रहा है और नीचे लिखा है, गर्मी में बर्फ शीघ्र पिघलती है। चित्र 2.4.2 में एक बच्चा स्वेटर और शाल ओढ़े अपने घर की बालकनी में खड़ा है। उसके सामने मेघाच्छादित मौसम हो रहा है, यानी बादलों से ढका आसमान है और उसे ठंड प्रतीत होती है। नीचे लिखा है, मेघाच्छादित मौसम, ठंड हो रही है। चित्र 2.4.3 में एक माँ अपनी बेटी के बालों में नारियल तेल लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नारियल तेल की बोतल से बाहर नहीं निकल रहा। नीचे लिखा है, सर्दियों में नारियल का तेल जम जाता है। चित्र 2.4.4 में 2 भाग हैं, ठंडे मौसम का और गर्मी के मौसम का। इस चित्र के पहले भाग में एक माँ अपने बच्चे के साथ ठंड के मौसम में दही के जमने का इंतजार कर रही है, जो जमने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरी ओर गर्मी के मौसम में वही माँ अपने बच्चे को कुछ ही देरी में दही जमने का इशारा कर रही है। नीचे लिखा है, ठंडे मौसम में दही जमने में अधिक समय लगता है। पृष्ठ संख्या 32। इस पृष्ठ के बाईं ओर परिभाषाएं दी गई हैं। परिवेश यानी
हमारे आसपास का वातावरण। सांख्यिकी यानी प्रतिरूपों को पहचानने, घटनाओं को समझने अथवा भविष्यवाणियां करने के लिए सूचनाओं अथवा आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण की तकनीक। तापमापी कई प्रकार के होते हैं। कुछ सामान्य रूप से हमारे आसपास के परिवेश के तापमान को मापते हैं, जबकि अन्य तापमापी दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापते हैं। तापमापी प्रायः रंगीन द्रव का उपयोग करते हैं, जो तापमान बढ़ने पर फैलता है। हालांकि अंकीय यानी डिजिटल तापमापी को अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि वे ज्यादा सटीक होते हैं और अधिक आंकड़े दर्ज कर सकते हैं। वास्तव में तापमान के रिकॉर्ड का उपयोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह करने में भी किया जा सकता है, जिसमें सम्मिलित हैं ताप सीमा अथवा एक विशेष अवधि, सामान्यतः 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान को घटाना, और दूसरा है औसत दैनिक तापमान अथवा दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जोड़कर प्राप्त हुई संख्या को 2 से विभाजित करने पर प्राप्त मान। इसे अनदेखा ना करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य आदित्यात् जायते वृष्टि है, जिसका अर्थ है सूर्य से वर्षा होती है। ये वाक्यांश प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है और इस पूर्ण वाक्य का अर्थ है सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से भोजन या अन्न प्राप्त होता है और भोजन या अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं। सूर्य से वर्षा क्यों होती है? क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं? इस पृष्ठ के मध्य भाग में चित्र 2.5 दिया गया है, जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के लोगों का चित्र है। आइए पता लगाएं। यहाँ मध्य प्रदेश में एक नगर के तापमान को एक तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सप्ताह में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना है? ताप सीमा रेंज का आकलन कीजिए। पृष्ठ संख्या 33। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक तालिका है, जो 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहले भाग की इस तालिका में दिनांक 28/2/2025 को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस था और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस था। दिनांक 1/3/2025 को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। 2/3/2025 को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था। दिनांक 3/3/2025 को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था। दिनांक 4/3/2025 को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था। दिनांक 5/3/2025 को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस था। दिनांक 6/3/2025 को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। कृष्णन और आमिर के बीच हुए वार्तालाप को याद करें। अगर कृष्णन कहता है कि चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और उसे थोड़ी ठंड लग रही है, तो उसके और आमिर के पास कोई साधन होगा जिससे वे दोनों इसे समझ सकते हों। आमिर द्वारा कृष्णन के कथन पर दी गई प्रतिक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? ख. वर्षण। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर चित्र 2.6 दिया गया है, जो कि
एक वर्षा मापी का चित्र है। इसमें मापन नली, मापने का पैमाना और संग्राहक कीप दी गई है। यदि ये समाचार मिलता है कि किसी स्थान विशेष पर 30 मिलीमीटर वर्षा हुई, तो इसका क्या तात्पर्य है? वर्षा को कैसे मापा जाता है? वर्षा की मात्रा को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे वर्षा मापी रेन गेज कहते हैं। चित्र 2.6। जब वर्षा होती है, तब जल संग्राहक कीप में गिरता है। तब जल संग्राहक कीप में गिरता है और उसे बेलनाकार नली सिलेंडर में एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित किए गए वर्षा जल की गहराई को मापने के लिए नली पर एक मापक अंकित रहता है। जब एकत्रित किए गए जल की ऊंचाई 5 मिलीमीटर होती है, तो हम कहते हैं कि क्षेत्र में 5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पृष्ठ संख्या 34। आइए पता लगाएं। यहां दर्शाए गए चित्रानुसार एक वर्षा मापी बनाइए। वर्षा मापी को खुले स्थान में रखिए और ऐसी वस्तुओं से दूर रखिए जो वर्षा के जल संग्रहण में बाधक हो सकती हैं। ये भी सुनिश्चित कीजिए कि वर्षा मापी समतल सतह पर हो और हवा से झुके अथवा गिरे नहीं। मापक की सहायता से वर्षा की मात्रा को प्रतिदिन एक ही समय पर 1 महीने तक अभिलेखित कीजिए। यदि हिमपात होता है, तो उसे मापने से पहले पिघलने दीजिए। उस महीने के प्रत्येक सप्ताह में होने वाली औसत वर्षा की गणना कीजिए तथा सप्ताह दर सप्ताह में होने वाली वर्षा के अंतर पर टिप्पणी कीजिए। ग. वायुमंडलीय दबाव। हमारा शरीर तापमान और वर्षा से भली भांति परिचित है, किंतु आपने ये भी अनुभव किया होगा कि आंधी तूफान से पहले मौसम भारी सा लगता है। ये वायुमंडलीय दबाव से संबंधित है, जो वायु के भार के द्वारा हमारे ऊपर और आसपास लगाया जाता है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र तट के पास अधिक होता है और जैसे-जैसे हम पहाड़ों की ओर ऊंचाई पर जाते हैं, ये कम होता जाता है। जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, तो नीचे के मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर वायु हल्की हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु का दबाव कम हो जाता है और हमारे फेफड़ों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है। रक्त में कम ऑक्सीजन जाने के कारण आपका शरीर आपको गतिशील रखने के लिए अधिक परिश्रम करता है। यही कारण है कि लोग कभी-कभी उच्च स्थानों पर सांस फूलना, चक्कर आना अथवा थकावट आदि का अनुभव करते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 2.7 दिया गया है। इस चित्र में ठंडी हवा के निम्न दबाव और गर्म हवा के उच्च दाब को समझाया गया है। इस चित्र में ठंडी हवा के निम्न दाब और गर्म हवा के उच्च दाब को समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 35। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वायुमंडलीय दाब नीचे के मैदानों में अथवा तटों पर हमेशा अधिक होता है। ये कभी-कभी नाटकीय रूप से गिर जाता है और इसे मौसम विज्ञानी गर्त, डिप्रेशन अथवा निम्न दबाव तंत्र, लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं, जो कभी-कभी तूफान अथवा चक्रवात का रूप भी ले सकता है। आइए विचार करें, आपके अनुसार वायुमंडलीय दाब को मापना क्यों महत्वपूर्ण है? वे कौन हैं जिन्हें इस प्रकार के मापनों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण को वायु दाब मापी बैरोमीटर कहा जाता है। ताप मापी यंत्रों की तरह वायु दाब मापी यंत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं।
वे सामान्यतया जो इकाई प्रदर्शित करते हैं वह मिलीबार एमबी है। समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग 1013 मिलीबार होता है। 1000 मिलीबार से कम का वायुमंडलीय दाब निम्न दाब होने का संकेत देता है। इस पृष्ठ के दाईं ओर परिभाषा दी गई है। पर्यानुकूलन यानी नई जलवायु अथवा नई परिस्थितियों में स्वयं का समायोजन। आइए विचार करें। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों को ये सलाह दी जाती है कि वे शरीर के पर्यानुकूलन के लिए मार्ग में विश्राम करें। हमारे सैन्य कर्मी ऊंचाई वाले स्थानों पर सेवाएं देते हैं, जैसे लद्दाख में खारदुंग ला। ये स्थान समुद्र तल से 5600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। ये कल्पना करना कठिन है कि वे ऐसे स्थानों पर कैसे रहते हैं और अनवरत सुरक्षा करते हैं। वहां ऑक्सीजन का स्तर इतना कम है कि वायुमंडलीय दाब लगभग 650 मिलीबार होता है। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर चित्र 2.8 दिया गया है। ये एक बोर्ड का चित्र है जिस पर लिखा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, खारदुंग ला टॉप 18,380 फीट, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, 54 RCC, हिमांक 16 TF। पृष्ठ संख्या 36। घ पवन उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर वायु का प्रवाह ही पवन कहलाता है। जब हम पवन का वर्णन करते हैं तब गति और दिशा पवन के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। आइए विचार करें, क्या आपने बीजों को इस प्रकार से पवन में उड़ते महसूस किया है? अगर पवन ना होती तो इन बीजों का क्या होता? इस पृष्ठ के मध्य भाग में चित्र 2.9 दिया गया है, जिसके 5 विभिन्न भाग हैं। इनमें पौधों के विभिन्न बीजों को किस तरह से पवन के सहारे दूसरी जगह ले जाया जाता है वो समझाया गया है। पवन मौसम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इसकी गति और दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त वायुयान चालकों और नाविकों को पवन संबंधी आंकड़ों की जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पवन उड़ानों और नौकायन को बहुत प्रभावित करती है। कृषक भी पवन की दिशा का प्रयोग आने वाली वर्षा की दिशा का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। साथ ही तीव्र गति वाली पवन मिट्टी के जल्दी सूखने का कारण बनती है। हम पवन की दिशा और गति को कैसे मापते हैं? वात दिक् सूचक यंत्र विंड वेन में एक घूमने वाला फलक होता है, जिसके एक छोर पर एक सूचक या पॉइंटर और दूसरे छोर पर पूंछ होती है। जब पवन बहती है तो पूंछ पर धक्का मारती है और तब सूचक पवन की दिशा में मुड़ जाता है। यह यंत्र मंद पवन में भी प्रतिक्रिया देता है। पृष्ठ संख्या 37। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 2.10 दिया गया है, जिसके 2 भाग हैं। बाएं भाग में पक्की सड़क पर वात दिक् सूचक यंत्र का चित्र दिया गया है और दाएं भाग में पवन वेग मापी एनीमोमीटर का चित्र है। हवाई अड्डों पर वात दिक् सूचक यंत्र को वात शंकु विंड सॉक कहा जाता है। वायुयान चालकों को ये उड़ान भरते समय यानी टेक ऑफ करते समय और उतरते समय यानी लैंडिंग करते समय पवन की दिशा का संकेत देता है। इसी तरह वात शंकुओं का उपयोग राख अथवा गैस निस्तारित करने वाले उद्योगों में भी किया जाता है। पवन की गति और दिशा को मापने के लिए सबसे सरल उपकरण
पवन वेग मापी एनेमोमीटर है। इसमें 3 अथवा 4 धातु के प्याले होते हैं जो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर घूमते हैं। पवन जितनी तेज बहती है, घूर्णन उतना ही अधिक होता है। तल पर लगा हुआ मीटर ये गिनता है कि पवन वेग मापी एक निश्चित समय में कितनी बार घूमता है और पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है। अंग आर्द्रता। हमारी सूची में मौसम का अंतिम तत्व आर्द्रता है, जो वायु में जल वाष्प की मात्रा को प्रदर्शित करती है। ये तापमान, पवन, वायु दाब और स्थान जैसे कारकों पर निर्भर करती है। आइए पता लगाएं, कोच्चि और जयपुर में कहाँ अधिक आर्द्रता होने की संभावना है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र के निकट होने के कारण कोच्चि में जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्रता होगी, किंतु हम निश्चित रूप से इसे कैसे जान सकते हैं? यदि हमें कोच्चि और मंगलुरु के बीच आर्द्रता की तुलना करनी हो, तो हम ये कैसे करेंगे? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 38। आर्द्रता को मापने के तरीकों को सीखकर हम इन प्रश्नों के उत्तर अधिक सटीकता से दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में दिए गए जल की अवस्था वाले पाठ का स्मरण करना चाहिए। ये हमें आर्द्रता को कैसे मापते हैं, इसको समझने में सहायता करेगा। पुनरावलोकन करें। जब जल वाष्पित होता है तो ये शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक यानी उच्च आर्द्रता वाली है, तो जल धीरे-धीरे वाष्पित होगा। ऐसा सामान्यतया वर्षा के दिनों में होता है। वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। यदि वायु में बिल्कुल भी जल वाष्प नहीं होगी, जो प्राकृतिक परिस्थितियों में असंभव है, तो उसमें 0% आर्द्रता होगी। जबकि जल वाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। व्यावहारिक रूप में शुष्क मौसम में आर्द्रता 20% से 40% के बीच होती है, जबकि आर्द्र मौसम में सापेक्षिक आर्द्रता 60% से 80% के बीच होती है। आइए विचार करें, यदि दिल्ली में आर्द्रता 52% और कोच्चि में 84% हो, तो दोनों स्थानों में से कहाँ गीले कपड़ों के जल्दी सूखने की संभावना है? यदि दोनों स्थानों पर तापमान समान है, तो कहाँ आपको अधिक पसीना आने की संभावना है? लेकिन हम ऐसी संख्याओं को कैसे मापते हैं? ये आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर नामक उपकरण की सहायता से किया जाता है। पुनः आर्द्रता मापी भी कई प्रकार के होते हैं, जो उनके सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण जैसी अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में आर्द्रता का मापन बहुत महत्वपूर्ण है। संग्रहालयों में भी आर्द्रता की निगरानी की जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए शुष्क वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। पृष्ठ संख्या 39। पृष्ठ संख्या 39। मौसम केंद्र, वेदर स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमें किसी विशेष स्थान और समय पर मौसम को मापने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। मौसम केंद्र में सभी उपकरण लगे हुए होते हैं, जिससे मौसम का आकलन और निगरानी ट्रैक करना सरल हो जाता है। सभी उपकरणों की मापों का अध्ययन नियमित अंतराल पर होता है, जो मौसम के मानचित्रण और पूर्वानुमान में सहायता करता है। स्वचालित मौसम केंद्र, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। स्वचालित मौसम केंद्र एक ऐसा स्वचालित तंत्र है जो मौसम के आंकड़ों जैसे तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और दिशा, वर्षा,
वायुमंडलीय दबाव आदि को मापने और दर्ज करने के लिए विभिन्न संवेदकों सेंसरों का उपयोग करता है। इन केंद्रों का उपयोग कृषि, विमानन, नौकायन, पर्यावरणीय निगरानी आदि में व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक और समयबद्ध मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। इसे अनदेखा ना करें। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर चित्र 2.11 दिया गया है, जो कि एक मौसम केंद्र यानी वेदर स्टेशन का चित्र है। इसी पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर चित्र 2.12 दिया गया है, जो कि सिक्किम की एक हिम झील में स्थापित स्वचालित मौसम केंद्र का चित्र है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र तल से 4,800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिक्किम की एक हिम झील ग्लेशियल लेक पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया। ये केंद्र आने वाले मौसम की परिस्थितियों के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है। मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञानी लंबे समय तक इन उपकरणों का उपयोग करके आंकड़े एकत्रित करते हैं। वे आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। आजकल इस तरह की भविष्यवाणियां अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी गंभीर मौसमी घटनाएं अधिक होती जा रही हैं। पृष्ठ संख्या 40। इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 2.13 दिया गया है, जो कि दिनांक 19 मई 2024 को भारत में मौसम की चेतावनी का दृश्य है। इस चित्र में कोहरा, भारी वर्षा, बहुत भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा, भारी हिमपात, सहिम वृष्टि, धूल भरी आंधी, ताप लहर, शीत लहर, ठंडा दिन, तुषार, तेज धरातलीय हवाएं, गरज और चमक, उष्ण और आर्द्र, इन सभी अवस्थाओं को अलग-अलग चिन्हों के माध्यम से अंकित किया गया है और इसी के दाईं ओर लिखा है उपखंड रंग। हरा रंग कोई चेतावनी नहीं के लिए हरा रंग दिया गया है। ध्यान दें, अद्यतन रहें के लिए पीला रंग दिया गया है। सतर्क रहें और तैयार रहें, इस अवस्था के लिए नारंगी रंग दिया गया है और चेतावनी यानी कार्रवाई करने के लिए लाल रंग दिया गया है। पृष्ठ संख्या 41। मौसम का सटीक पूर्वानुमान। इस चित्र में दिए गए भारत के मानचित्र पर विभिन्न संकेतों और रंगों के माध्यम से मौसम की चेतावनी को दर्शाया गया है। मौसम की चेतावनी बताई गई है। पृष्ठ संख्या 41। मौसम का सटीक पूर्वानुमान हमें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में सहायता करता है। पूर्वानुमान स्थानीय सरकारों को संसाधन जुटाने और किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि समुद्र में तूफानी मौसम की आशंका है, तो मछुआरों को अपनी नावों को बाहर निकालने के बारे में चेतावनी दी जाती है। या चक्रवात की आशंका है, तो पूरे तटीय क्षेत्र को खाली कराना पड़ सकता है। आइए पता लगाएं, विभिन्न परिस्थितियों में मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार सहायक है, इसकी चर्चा समूह में कीजिए। एक सूची बनाइए और बनाने के बाद अपने निकट बैठे समूह के साथ इसे साझा कर चर्चा कीजिए। आप अलग-अलग परिस्थितियों की कितनी श्रेणियों की पहचान कर सकते हैं? चित्र 2.13 में दिए गए भारत के मानचित्र को ध्यान से समझिए। ये मानचित्र
भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 19 मई 2024 को जारी किया गया था। प्रतीकों का अध्ययन कीजिए और मानचित्र पर दर्शाई गई परिस्थितियों के साथ मिलान कीजिए। आइए पता लगाएं, आप उस दिन क्या-क्या घटित होते हुए महसूस करते हैं? वे कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में भारतीय मौसम विभाग लोगों को सचेत कर रहा है? किन राज्यों में चेतावनी के संकेत हैं? भारत के कौन से भाग भीषण मौसमी घटनाओं से मुक्त हैं? पता करके बताइए। किन राज्यों में ताप लहर की संभावना है? और त्रिपुरा तथा लक्षद्वीप में चेतावनी के क्या कारण हैं? आगे बढ़ने से पहले तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन और वायुमंडलीय दाब मिलकर किसी स्थान विशेष पर मौसम को परिभाषित करते हैं। इन तत्वों की स्थिति को विशेष उपकरणों का उपयोग करके मापा जाता है। इनसे एकत्रित आंकड़े हमें मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी करने में सहायता करते हैं। अलग-अलग समय या परिस्थितियों में मौसम का कोई एक तत्व प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए, जुलाई में वर्षा, मई और दिसंबर में तापमान, चक्रवात के गतिशील होने पर वायुमंडलीय दाब, लू, गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली तेज गर्म और धूल भरी हवाओं के चलते समय अथवा जंगल में आग के फैलते समय पवन। मौसम का जलवायु से गहरा संबंध है। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। प्रश्न और क्रियाकलाप। 1. मौसम के तत्वों का उनको मापने वाले उपकरणों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर एक तालिका है जिसमें 2 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची के शीर्षक प्रयुक्त उपकरण के नीचे लिखा है आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर और उसके सामने वाली सूची जिसका शीर्षक है मौसम के तत्व, उसके नीचे लिखा है वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। इसी तरह पवन वेग मापी एनीमोमीटर वायुमंडलीय दबाव का मापन करता है। वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर वायु की दिशा और गति मापता है। ताप मापी थर्मामीटर मौसम की आर्द्रता का माप लेता है और वर्षा मापी यानी रेन गेज तापमान में नमी को मापता है। 2. ज्योत्सना ये सोच रही है कि जून में मुंबई में अपनी विद्यालय यात्रा के समय कौन से कपड़े साथ ले जाए। वो मौसम के पूर्वानुमान को देखती है जो 29 डिग्री सेल्सियस और 84% आर्द्रता की भविष्यवाणी करता है। आप उसको क्या सलाह देंगे? 3. कल्पना कीजिए कि आपका एक छोटा समूह वर्षा मापी यंत्र स्थापित कर रहा है। यहाँ उसे स्थापित करने के स्थान के कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला, विद्यालय का सब्जी उद्यान। दूसरा, विद्यालय भवन की छत। तीसरा, ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान। चौथा, विद्यालय परिसर की दीवार। या फिर 5वां, विद्यालय प्रयोगशाला का बरामदा। अपने समूह के साथ चर्चा कीजिए और सर्वाधिक उपयुक्त स्थान का निर्धारण कीजिए। अपने निर्णय के कारणों को लिखिए। पृष्ठ संख्या 43। 4. यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जम्मू और कश्मीर से ली गई एक सारणी दी गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दर्शाए गए दिन को जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में मौसम की स्थिति को दर्ज करने हेतु एक लघु आलेख लिखिए। संकेत, ताप सीमा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि को सम्मिलित करें। यहाँ पर एक तालिका है। दैनिक मौसम मापदंड जम्मू और कश्मीर सायंकाल दिनांक 1/2/2024 की।
इस तालिका में 6 सूचियां हैं, जिनके शीर्षक हैं केंद्र, दिनांक का अधिकतम तापमान, दिनांक का न्यूनतम तापमान, 8:30 बजे से 5:30 बजे तक मिलीमीटर सेंटीमीटर का माप, 24 घंटे में 8:30 बजे तक होने वाली वर्षा की मात्रा मिलीमीटर सेंटीमीटर में इस दिनांक को, और सापेक्षिक आर्द्रता 0.830% 1730%। दिनांक के अधिकतम तापमान और दिनांक के न्यूनतम तापमान के नीचे लिखा है ACT डिग्री सेल्सियस। दिनांक के अधिकतम तापमान और दिनांक के न्यूनतम तापमान के नीचे लिखा है ACT एक्चुअल अर्थात वास्तविक, NOR यानी नॉर्मल सामान्य, DEP यानी डिपार्चर अर्थात सामान्य से हटकर। 8:30 बजे से 5:30 बजे तक मिलीमीटर सेंटीमीटर शीर्षक के नीचे लिखा है RF यानी रेनफॉल अर्थात वृष्टि, और SN यानी स्नोफॉल अर्थात हिमपात। RF के नीचे लिखा है TR, जो है जिसका अर्थ है ट्रेस अमाउंट यानी वर्षण की माप। श्रीनगर में एक्चुअल तापमान 6.5, नॉर्मल तापमान 8.9, डिपार्चर तापमान -2.4 है, और न्यूनतम तापमान एक्चुअल 0.2, नॉर्मल -0.7 और डिपार्चर तापमान 0.9 है। 8:30 बजे से 7:30 बजे तक वर्षा का मापन TR यानी ट्रेस अमाउंट अर्थात वर्षण की माप है, और SN 0.0 है। 24 घंटे में 8:30 बजे तक होने वाली वर्षा की मात्रा RF 13.4 सेंटीमीटर, 13.4 मिलीमीटर और SN 2.4 मिलीमीटर है। रेनफॉल 13.4 मिलीमीटर और स्नोफॉल 2.4 सेंटीमीटर है। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह 8:30 बजे 89% और शाम को 5:30 बजे 89% है। काजीकुंड में दिनांक का अधिकतम तापमान एक्चुअल 3.2 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल 8.5 डिग्री सेल्सियस और डिपार्चर तापमान -5.3 डिग्री सेल्सियस है। वहीं दिनांक का न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल तापमान -2.1 डिग्री सेल्सियस, डिपार्चर तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस है। सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक रेनफॉल 11.8 मिलीमीटर और स्नोफॉल 10.0 सेंटीमीटर है। 24 घंटे में 8:30 बजे तक होने वाली वर्षा की मात्रा रेनफॉल 36.2 मिलीमीटर और स्नोफॉल 22.0 सेंटीमीटर है। वहीं सुबह 8:30 बजे 97% सापेक्षिक आर्द्रता नोट की गई और शाम को 5:30 बजे 90% सापेक्षिक आर्द्रता मिली। इसी तरह पहलगांव में दिनांक का अधिकतम तापमान एक्चुअल 1.1 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल 5.6 डिग्री सेल्सियस, डिपार्चर तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस था। वहीं दिनांक का न्यूनतम तापमान -4.1 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल -6.1 डिग्री सेल्सियस और डिपार्चर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। उसी दिनांक को सुबह 8:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक रेनफॉल 6.0 मिलीमीटर दर्ज की गई, स्नोफॉल 8.0 सेंटीमीटर दर्ज की गई। 24 घंटे में 8:30 बजे तक होने वाली वर्षा की मात्रा 1 फरवरी 2024 को 19.4 मिलीमीटर दर्ज की गई, रेनफॉल और स्नोफॉल
23.0 सेंटीमीटर दर्ज की गई। उसी दिन सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 96% और शाम को 5:30 बजे भी 96% ही दर्ज की गई। कुपवाड़ा में 1 फरवरी 2024 को अधिकतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल 8.5 डिग्री सेल्सियस और डिपार्चर तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिनांक का न्यूनतम तापमान, एक्चुअल तापमान -0.7 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल तापमान -2.3 डिग्री सेल्सियस और डिपार्चर तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक रेनफॉल 0.5 मिलीमीटर थी और स्नोफॉल 0.0 सेंटीमीटर थी। 24 घंटे में 8:30 बजे तक होने वाली वर्षा की मात्रा उस दिन रेनफॉल 21.9 मिलीमीटर दर्ज की गई थी और स्नोफॉल थी 10.0 सेंटीमीटर की। सुबह 8:30 बजे की सापेक्षिक आर्द्रता थी 97% और शाम को 5:30 बजे की थी 94%। इसी तरह कूके रंग में दिनांक के अधिकतम तापमान में एक्चुअल तापमान था 2.6 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस, डिपार्चर तापमान -4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और न्यूनतम तापमान एक्चुअल था -1.4, नॉर्मल था -2.4 और डिपार्चर तापमान था 1.0। सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक रेनफॉल हुई थी 12 मिलीमीटर की, स्नोफॉल थी 8 सेंटीमीटर की। 24 घंटे में 8:30 बजे तक होने वाली वर्षा की मात्रा थी 35.2 मिलीमीटर रेनफॉल और 30.0 सेंटीमीटर स्नोफॉल। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह 8:30 बजे थी 96% और शाम के 5:30 बजे थी 97% की। इसी तरह गुलमर्ग में दिनांक का अधिकतम तापमान एक्चुअल था -2.6 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस और डिपार्चर तापमान -4.0 डिग्री सेल्सियस। दिन का न्यूनतम तापमान था एक्चुअल -7.6 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल तापमान -7.6 डिग्री सेल्सियस और डिपार्चर तापमान था 0.0 डिग्री सेल्सियस। सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक 8.2 मिलीमीटर की रेनफॉल हुई, 6.35 सेंटीमीटर की स्नोफॉल हुई। 24 घंटे में 8:30 बजे तक होने वाली वर्षा की मात्रा थी 35.2 मिलीमीटर की रेनफॉल और 35.0 सेंटीमीटर की स्नोफॉल। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह 8:30 बजे थी 76% और शाम को 5:30 बजे थी 100%। मुजफ्फराबाद में दिन का एक्चुअल तापमान था 8.5 डिग्री सेल्सियस। दिन का न्यूनतम तापमान था 5.6 डिग्री सेल्सियस। 24 घंटे में 8:30 बजे तक होने वाली वर्षा की मात्रा थी 25.8 मिलीमीटर की और सापेक्षिक आर्द्रता सुबह 8:30 बजे थी 93% की। ध्यान दें, ACT का मतलब होता है एक्चुअल अर्थात वास्तविक तापमान। NOR का अर्थ होता है नॉर्मल यानी सामान्य तापमान। DEP यानी डिपार्चर मतलब सामान्य से हटकर जो तापमान होता है उसका वर्णन। RF का मतलब होता है रेनफॉल अर्थात वृष्टि। SN का मतलब होता है स्नोफॉल यानी हिमपात और TR का अर्थ है ट्रेस अमाउंट यानी वर्षण की माप। पृष्ठ संख्या 44। मेरी अभिव्यक्ति। इस पृष्ठ पर एक रिक्त स्थान है मेरी अभिव्यक्ति का, जहां पर आपने अपनी टिप्पणी, अपनी अभिव्यक्ति
चित्रों के माध्यम से व्यक्त करनी है। इसी के साथ अध्याय 2 यहीं समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, संपादन कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।